सोचिए 140 साल पहले की भारत की वो तस्वीर जब देश गुलाम था, गांवों में दवाइयां मिलना मुश्किल था, लोग हैजा और मलेरिया से रोज जान गंवा रहे थे। इसी दौर में कोलकाता की गलियों से निकलकर एक साधारण वैद्य ने ऐसा सपना देखा जिसे शायद उस वक्त किसी ने गंभीरता से भी नहीं लिया। हर घर तक असरदार, सस्ती और भरोसेमंद आयुर्वेदिक दवा पहुंचाना। वो वैद्य थे डॉक्टर एस.के. बर्मन। और यहीं से शुरू हुई उस ब्रांड की यात्रा जो आज हर भारतीय रसोई और हर होम रेमेडी किट का हिस्सा है। डाबर आपके वॉशरूम की शेल्फ से लेकर किचन के रैक तक, ड्रेसिंग टेबल से लेकर बेडरूम तक, कहीं ना कहीं डाबर का कोई ना कोई प्रोडक्ट जरूर दिख जाएगा। टूथपेस्ट हो या शहद, हेयर ऑयल हो या रियल जूस, डाबर आज भारत ही नहीं पूरी दुनिया के करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। आज हम आपको बताएंगे डाबर की पूरी कहानी, किस तरह 1884 में शुरू हुआ ये सफर आज 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रेवेन्यू वाली ग्लोबल कंपनी बन चुका है। सन 1880 के दशक की बात है। ब्रिटिश राज का दौर था। बंगाल के कोलकाता में बर्मन परिवार का एक साधारण सा घर था। यहीं रहते थे डॉक्टर एस.के. बर्मन, एक आयुर्वेदिक वैद्य जिन्हें लोगों की सेवा करने का जुनून था। उस समय हैजा, मलेरिया और प्लेग जैसी बीमारियां गांव-गांव फैल रही थी। सरकारी इलाज महंगा था, गांवों तक दवाइयां नहीं पहुंचती थी। डॉक्टर बर्मन ने ठान लिया कि वे नेचुरल जड़ी बूटियों से ऐसी दवाएं बनाएंगे जो सस्ती भी हो और असरदार भी। वे अपने छोटे से क्लिनिक में आयुर्वेदिक नुस्खों पर दवाएं तैयार करते और खुद साइकिल पर बैठकर गांव-गांव पहुंचाते। लोग उन्हें प्यार से डॉक्टर बर्मन कहते। यही नाम बाद में डॉक्टर के डा और बर्मन के बर मिलाकर डाबर बना। साल 1884 में उन्होंने ऑफिशियली अपनी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट कंपनी की नींव रखी। ये थी डाबर की शुरुआत, एक मिशन के साथ हर जरूरतमंद तक सस्ती और असरदार दवा पहुंचाना। डॉक्टर बर्मन की दवाएं बेहद लोकप्रिय हो गई। हैजा और मलेरिया के लिए उनकी दवाओं की मांग इतनी बढ़ी कि 1896 में उन्होंने अपना पहला बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया। 1900 तक डाबर ने नेचर बेस्ड यानी पूरी तरह नेचुरल और आयुर्वेदिक दवाओं के क्षेत्र में कदम रख दिया। अनफॉर्चुनेटली 1907 में डॉक्टर बर्मन की डेथ हो गई, लेकिन उन्होंने जो बीज बोया था उसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उनके बेटे सी.एल. बर्मन ने संभाली। 1919 में सी.एल. बर्मन ने कोलकाता में एक रिसर्च लैब को एस्टेब्लिश किया ताकि दवाओं की क्वालिटी में सुधार हो और नए फॉर्मूलाज पर काम हो सके। 1920 के दशक में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए नरेंद्रपुर और डाबर ग्राम में नए प्लांट लगे। बिहार और उत्तर पूर्व भारत तक डाबर के प्रोडक्ट पहुंचने लगे। 1936 में कंपनी का रजिस्ट्रेशन डाबर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के रूप में हुआ। सी.एल. बर्मन के दो बेटे पूरन और रतन ने कंपनी संभाली। पूरन प्रोडक्शन देखते थे और रतन मार्केटिंग। 1940 के दशक में उन्होंने लॉन्च किया डाबर का पहला बड़ा कंज्यूमर प्रोडक्ट, डाबर आंवला हेयर ऑयल। यह अपने तरह का पहला प्रोडक्ट था जिसे डाबर को केवल दवाओं की कंपनी से एक एफएमसीजी ब्रांड बना दिया। 1960 के दशक के आखिर में पश्चिम बंगाल में नक्सली आंदोलन और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने इंडस्ट्रीज को झटका दिया। कई बड़ी कंपनियों की तरह बर्मन परिवार ने भी अपना हेडक्वार्टर कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट करने का फैसला लिया। 1972 से डाबर का सारा कामकाज दिल्ली से होने लगा और फरीदाबाद में नया प्लांट शुरू हुआ। 1986 में डाबर एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनी। इसके बाद डाबर शुद्ध पैकेज्ड हनी लेकर आया। 1990 के दशक में पैकेज जूस का ट्रेंड नहीं था। डाबर ने हाइजीन, टेस्ट एंड सिंप्लिसिटी के बैलेंस के साथ रियल जूस पेश किया और यह हिट रहा। 1994 में कंपनी ने अपना पहला आईपीओ लाया जो 21 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ, यानी इन्वेस्टर्स का भरोसा साफ झलक रहा था। 1996 में ऑपरेशन को बेहतर बनाने के लिए कंपनी को 3 हिस्सों में बांटा गया, हेल्थ केयर, फैमिली प्रोडक्ट और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स। ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म मैकेंजी एंड कंपनी ने सलाह दी कि कंपनी को प्रोफेशनल मैनेजमेंट की जरूरत है। 1998 में पहली बार डाबर का सीईओ परिवार के बाहर से अपॉइंट किया गया। नतीजा, साल 2000 तक कंपनी का टर्नओवर 1000 करोड़ रुपए पार कर गया। लेकिन पतंजलि के आने से एफएमसीजी मार्केट में डाबर के सामने नई चैलेंजेस खड़े हो गए। पतंजलि सस्ते दाम और देसी ब्रांडिंग लेकर आया। डाबर ने जवाब दिया क्वालिटी कंट्रोल, ब्रांड ट्रस्ट, साइंटिफिक टेस्टिंग, शुद्ध पैकेजिंग से। उन्होंने च्यवनप्राश का शुगर फ्री वर्जन लॉन्च किया, हनी की प्योरिटी को प्रमोट किया और टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, स्किन केयर प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग को और तेज किया। डाबर ने हमेशा इनोवेशन पर जोर दिया। कोरोना महामारी के समय जब ज्यादातर कंपनियां सतर्क थी, डाबर ने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, च्यवनप्राश, डाबर हनी, पुदीन हरा, लाल तेल, आंवला, रेड पेस्ट, रियल जूस। हर सेगमेंट में नए वेरिएंट्स लेकर आए। लोगों ने हेल्थ पर ज्यादा ध्यान देना शुरू किया और डाबर के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की मांग तेजी से बढ़ी। फाइनेंशियल ईयर 2023 में डाबर की बिक्री 11,529 करोड़ रुपए तक पहुंच गई और नेट प्रॉफिट 1707 करोड़ रुपए रहा। आज डाबर दुनिया के 120 से ज्यादा देशों में मौजूद है। बर्मन परिवार की 5वीं पीढ़ी कंपनी से जुड़ी है, लेकिन मैनेजमेंट पूरी तरह प्रोफेशनल है। हाल ही में बर्मन परिवार ने फाइनेंस सेक्टर में कदम बढ़ाने के लिए रेलिगेयर एंटरप्राइजेज में अपने स्टेक बढ़ाने का ऐलान किया है। डाबर का सफर कभी आसान नहीं रहा। ब्रिटिश राज का समय,
महामारियां, 1960 का नक्सली आंदोलन, बदलते मार्केट और ग्लोबल ब्रांड से कंपटीशन, हर दौर में डाबर ने खुद को रीइन्वेंट किया। आयुर्वेदिक दवाओं से शुरू होकर आज डाबर शैम्पू, पेस्ट, जूस, स्किन केयर, हेल्थ सप्लीमेंट, हर कैटेगरी में दमदार खिलाड़ी है। डाबर की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा बिजनेस सिर्फ मुनाफे का नहीं, मिशन का होता है। डॉक्टर एस.के. बर्मन ने मुनाफे के लिए नहीं, लोगों की जान बचाने के लिए दवाएं बनाना शुरू किया था। वही नियत आज 140 साल बाद भी डाबर को मजबूती देती है। आज जब हम डाबर का शहद अपने नाश्ते में डालते हैं या डाबर का टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं, तो याद रखिए ये सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक सदी से भी लंबा डेडिकेशन, इनोवेशन एंड सर्विस का सिंबल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।